हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने मोल कंसेप्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा था, दैट वाज कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन आइसोटोपिक मिक्सचर। हमने सीखा था कि अगर हम आपके पास दो या दो से ज्यादा आइसोटोप्स का कोई मिक्सचर है तो उस मिक्सचर का जो आप एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हो उसका फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, m1a प्लस m2b अपॉन a प्लस b। अच्छा, तो अगर मिक्सचर में तीन कंपोनेंट हो, तीन कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या कर दोगे, m1a प्लस m2b प्लस m3c अपॉन a प्लस b प्लस c। और चार कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट और बढ़ा देना है ना, वो आप अपनी जरूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हो। तो बेसिक फॉर्मूला अपने पास बन गया m1a प्लस m2b अपॉन a प्लस b। यहां पर a और b उस आइसोटोप की या तो आप परसेंटेज अबेंडेंस बोल सकते हो या फिर मोल परसेंट बोल सकते हो। इस फॉर्मूले को मैंने आपको यूज भी करना सिखाया था क्लोरीन के ऊपर, कि मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं 35 और 37, और क्यों क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 आता है। आज मैं आपको इसकी दूसरी वैरायटी से मिलवाने जा रहा हूं, जो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे जा सकते हैं। पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने कवर की जिसमें आपको दोनों आइसोटोप का परसेंटेज दिया हुआ होगा। सेकंड जो टाइप बनता है उसमें आपसे आइसोटोप्स का परसेंटेज पूछ लेगा। कैसे? जैसे ये क्वेश्चन देखो, बोलता है कि द एटॉमिक मास ऑफ बोरोन इज 10.8 AMU। ठीक है, बोला है बोरोन का एटॉमिक मास 10.8 AMU होता है। आगे बोल रहा है if boron exists in the form of B10 and B11, then calculate the mole percent of each isotope in a mixture of B10 and B11। ठीक, तो मिक्सचर है B10 B11 का, जिसका आपको एटॉमिक मास यानी ये इसका एवरेज एटॉमिक मास है। एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है और इन दोनों आइसोटोप्स का परसेंटेज पूछा है। देखो कभी भी परसेंटेज पूछा हो ना तो हम एक स्टैंडर्ड तरीका अपनाते हैं, कभी भी टोटल परसेंट। देखो टोटल परसेंट कभी भी 100 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो बस सिंपल है, बोरोन का एक आइसोटोप है बोरोन के दो आइसोटोप है, एक B10 और एक B11। मान लो टोटल मोल से 100। ठीक, तो मोल परसेंट निकालना है ना, तो टोटल मोल से आप 100 मान लो। अब 100 मोल्स में से इसके मोल से मान लो x, तो बताओ इसके मोल्स कितने होंगे, 100 माइनस x। ठीक, तो कभी परसेंटेज निकालना हो हमेशा ऐसे डील करो, इसके मोल से x, इसके मोल्स कितने होंगे 100 माइनस x। बस आपको इसका एवरेज एटॉमिक मास पता है 10.8। m एवरेज का फॉर्मूला क्या बनेगा, m एवरेज दैट इज 10.8 विल बी इक्वल टू m1 इंटू a दैट इज 10 इंटू x प्लस m2 इंटू b दैट इज 11 इंटू 100 माइनस x अपॉन a प्लस b। टोटल मोल्स तो कितने हो जाएंगे 100। बताओ क्या हम यहां से x के लिए सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल, आओ करते हैं, मल्टीप्लाई करो 10.8 इंटू 100 कितना बन जाएगा 1080। दिस विल बी इक्वल टू 10x प्लस 11 इंटू 100 1100 माइनस 11x। अब देखो 10 माइनस 11 माइनस x बचेगा, x को इधर भेज दो, इसको इधर ले लो, तो आपको x के लिए मिल जाएगी 20। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यानी इस मिक्सचर में B10 कितना है 20% और B11 कितना है 80%। कर सकते हैं। तो ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे जा सकते हैं। एक और टाइप हो सकता है थर्ड टाइप में क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास देगा, दोनों का परसेंटेज देगा और किसी एक आइसोटोप का एटॉमिक मास या फिर मास नंबर पूछ लेगा। तो आसान है, उस केस में मान लो मुझसे यही पूछता, दोनों का परसेंटेज देता और मुझसे इस आइसोटोप का एटॉमिक मास पूछ लेता, तो मैं यहां पर 10 की जगह कुछ m लिख देता और फिर मैं उस m को कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन अब मैं यहां कवर नहीं करवा रहा हूं क्योंकि वो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, प्रैक्टिस करना, साथ में जो आपको होमवर्क दिया जाएगा उसके लिए। अदरवाइज
मतलब वहां पे आप करोगे, नहीं आएगा तो फिर हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर क्या होगा, ये चीज दी है, ये चीज दी है, ये पता है, इसको m1 लिख दो, ये 11 पता है, आप यहां से m1 भी कैलकुलेट कर सकते हो। सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा। ठीक, तो ये वह पहली चीज, एवरेज एटॉमिक मास फॉर एन आइसोटोपिक मिक्सचर। अब सेम इसी से मिलता जुलता टॉपिक है एवरेज मॉलिक्यूलर मास या फिर एवरेज मोलर मास, जिसको हम एक गैसियस मिक्सचर के लिए डिफाइन करते हैं। तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और टर्म, दैट इज एवरेज मोलर मास ऑफ अ गैसियस मिक्सचर। ये जो आप टॉपिक पढ़ने वाले हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली क्लिक नहीं करता है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देख के आपको कभी कभी समझ में नहीं आता कि इस चीज को यूज भी करना है, तो ध्यान देना थोड़ा इसके ऊपर। एवरेज मोलर मास ऑफ अ गैसियस मिक्सचर। यहां पे क्या होगा, यहां पे नाम से पता लग रहा है आपके पास एक गैसियस मिक्सचर होता है। तो सपोज आपके पास एक गैसियस मिक्सचर है, उसमें 2, 3, 4 कितनी भी गैसेस हो सकती है। तो मैं 2 गैसेस का एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, फिर उसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक, एक है गैस 1, दूसरी है गैस 2। ठीक, तो गैस 1, मान लो इस गैस 1 का मोलर मास है m1 और इस गैस का मोलर मास है m2, और आपको दोनों गैसेस के मोल्स भी पता है, मोल्स, इसके मोल्स n1 और इसके मोल्स n2। और मुझे इस गैसियस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास पता करना है। एवरेज क्यों पता करना है, देखो जब मेरे पास एक गैसियस मिक्सचर होता है, जैसे मैं बात करूं एयर की, एयर के 2 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन मान लेता हूं, 21% O2 है, और बाकी कुछ और गैसेज हैं, CO, CO2, N2, हीलियम वगैरह सब। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं एयर का मोलर मास लिखना चाहूं तो उसको नाइट्रोजन के इक्वल लिखूं, ऑक्सीजन के इक्वल लिखूं, या किसी और गैस के इक्वल लिखूं? क्या मैं इसको नाइट्रोजन के इक्वल लिख सकता हूं? नहीं। ऑक्सीजन के इक्वल लिख सकता हूं? वो भी नहीं लिख सकता। तो एक मिक्सचर है ना, तो आपको हर एक गैस का कंट्रीब्यूशन लेना होगा, और उसका कंट्रीब्यूशन लेकर आपको एक एवरेज वैल्यू निकालनी होगी, जिसको हम एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, गैसेस मिलकर एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं, वो एक सिंगल सब्सटेंस की तरह काम करता है। इसलिए आप कभी भी एक गैस के मोलर मास से उसका मोलर मास डिफाइन नहीं कर सकते। तो आपको हर गैस का कंट्रीब्यूशन कंसीडर करके एक एवरेज वैल्यू बनानी होगी। बस वही हम यहां से कैलकुलेट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास हमने एक फॉर्मूला डेराइव किया था मिक्सचर के लिए कि एवरेज एटॉमिक मास, अब मैं उसको एवरेज मोलर मास लिख सकता हूं। एक मिक्सचर का अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा फंडा है, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो मिक्सचर में जितने भी टोटल मास है वो कैलकुलेट कर लो, टोटल मोल्स कैलकुलेट कर लो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो आपको एवरेज मोलर मास मिल जाएगा। तो आप देखो, मुझे इस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करना है। टोटल मास, ये इस गैस के मोल्स, ये इस गैस का मोलर मास, मोल्स इनटू मोलर मास से बताओ क्या मैं गैस का मास कैलकुलेट कर सकता हूं? ये तो फॉर्मूला पढ़ा हमने। अगर आपको मोल्स से मास निकालना है तो मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस गैस का मास कितना हो गया, m1 इंटू n1। बताओ इस गैस का मास कितना होगा, m2 इंटू n2। ये तो हो गया टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स, दैट इज n1 प्लस n2। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। आप इसको W टोटल अपॉन n टोटल भी बोल सकते हो। ठीक, तो ये एक सिंपल सा सुंदर सा फॉर्मूला है किसी भी गैसियस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए। m1 n1 प्लस m2 n2 अपॉन n1 प्लस n2 अप्लाई कर लो, या फिर अगर आपको टोटल मास और टोटल मोल्स पता है तो उनको डायरेक्ट डिवाइड करके भी आप एक गैसियस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला कॉपी करो, क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, और फिर आपको इसको यूज करना सिखाते हैं कि कैसे आप इसको यूज करोगे। तो
यूज करना सीखते, देखो इस फॉर्मूले को। पहला क्वेश्चन, राइट, इफ एयर इज assumed to contain 80% nitrogen, 80, and rest oxygen, then what would be the molar mass of air? ठीक, तो अगर आपने मान लिया है कि एयर 80% नाइट्रोजन कंटेन करती है और बाकी जो भी बचा वो सब ऑक्सीजन है, तो आपको एयर का एवरेज मोलर मास बताना। देखो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको एयर का कॉम्पोजिशन उसने दे दिया है। तो बोला एयर में दो चीजें होती है, एक N2 और एक O2। टोटल परसेंटेज का N2 80%, तो मान लो टोटल मोल्स में मान लेता हूं 100। मैंने आपको बता ही दिया है, जब भी परसेंटेज दिया हो तो आप टोटल को कितना मान लिया करो, 100। ठीक, इसका मतलब N2 के मोल्स कितने हो गए, 80, और O2 के मोल्स कितने हो गए, 20। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपको इस गैसियस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास निकालना है। बताओ एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला M1 इंटू N1, M1 यानी नाइट्रोजन का मोलर मास। देखो एक चीज आप लोगों को कंफ्यूज करती है, नाइट्रोजन लिख दिया तो नाइट्रोजन एटम लू या N2 लू? देखो अगर सिर्फ नाइट्रोजन लिखा हुआ है तो आप हमेशा N2 लोगे, एटम नहीं लोगे, है ना। सिर्फ नाइट्रोजन लिखा है मतलब वो नाइट्रोजन गैस की बात कर रहा है। अगर उसको एटम की बात करें तो साफ साफ बोलेगा नाइट्रोजन एटम। अगर उसने नाइट्रोजन एटम नहीं बोला है और कोई हिंट नहीं दिया है तो आप नाइट्रोजन का मतलब क्या लेकर चलोगे, N2। आई बात समझ में? चलो तो इसका मोलर मास 28, M1 इंटू N1 80 प्लस M2 इंटू N2 तो 32 इंटू 20 अपॉन N1 प्लस N2। वैल्यू कैलकुलेट करोगे आपको मिलेगा 28.8। सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन, पहला टाइप, जिसमें आपको मिक्सचर का कॉम्पोजिशन दिया है और मिक्सचर का एवरेज मोलर मास पूछा है, आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। ठीक, सेकेंड टाइप में उल्टा करेगा, मिक्सचर का एवरेज मोलर मास दे देगा और आपसे दोनों गैसेस का मोल परसेंट पूछ लेगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन इज कि if the average molar mass of a gaseous mixture containing SO2 and SO3 is, मान लो हम ले लेते हैं इसको 75, ठीक, देन determine the percentage composition of mixture बाय मोल। ठीक, तो आपको इस मिक्सचर का परसेंटेज कंपोजिशन बताना है, वो भी बाय मोल। तो क्या करोगे, देखो मिक्सचर को देख लो पहले, मिक्सचर में कौन कौन प्रेजेंट है। मिक्सचर में एक प्रेजेंट है SO2 और एक प्रेजेंट है SO3। ठीक, टोटल मोल्स मान लो आप 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना ना बाय मोल, जब भी परसेंटेज निकालना हो हमेशा 100 से स्टार्ट करो। इसके मोल्स मानो X, बताओ अगर इसके मोल्स X तो इसके मोल्स कितने होंगे, 100 माइनस X। सही है। मिक्सचर का आपको M एवरेज दिया हुआ है कितना, 75। क्या करना है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो M एवरेज दैट इज 75 इक्वल टू क्या बनेगा, M1 इंटू N1, SO2 का मोलर मास 64 इंटू X प्लस M2 इंटू N2 80 इंटू 100 माइनस X अपॉन N1 प्लस N2, टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 100। अब क्या करना है, अब तो सॉल्व करना है, चलो कर लेते हैं सॉल्व। 100 को तो ले जाओ, तो 75 100 इज इक्वल्स टू कितना बनेगा बताओ, ये बनेगा 64x प्लस 8000 माइनस 80x।
तो 64 माइनस 80 ये बनेगा -16। इसको इधर ले आओ, 16x इज इक्वल टू, ये इधर आएगा 8000 में से 7500 गया, कितना बचेगा 500। x की वैल्यू आ जाएगी 500/16। इसको आप 2 से कैंसिल कर लो तो ये बचेगा 250/8। अब बाकी आपको डिवाइड करके सॉल्व करना है। 8 3 जा होता है 24, 1 10, 8 1 जा 1.2, 8 2 जा 16, 31.25%। ये आपका आंसर हो गया। SO2 हो गया 31.25% और SO3 कितना होगा 100 माइनस 31.25 यानी 69.75%, सॉरी 68.75%। इस तरह से आप दोनों का क्या कर सकते हो, परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सेकंड टाइप कुछ नहीं करेगा, जगल करवाता रहेगा इधर से उधर आपको, इससे ज्यादा वो आपसे कुछ भी नहीं करवा सकता है। आई बात समझ में? चलो तो दूसरा क्वेश्चन, एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है, उसमें क्या होता है ना, आपको इनडायरेक्टली एवरेज मोलर मास दिया हुआ होता है। कैसे? उसके लिए हमको एक टर्म पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है वेपर डेंसिटी। तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले टर्म की तरफ। तो मिलते हैं अपने अगले टर्म से जिसका नाम है वेपर डेंसिटी। वैसे आपने इस टर्म को सुना हुआ होगा, स्टिल एक बार और डिफाइन करते हैं और फिर देखते हैं इसका यहां पर क्या यूज है। देखो वेपर डेंसिटी को अगर मैं सिंपल टर्म्स में डिफाइन करूं तो इसको हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ अ गैस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अगर आप किसी गैस की डेंसिटी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करो तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। यानी वेपर डेंसिटी को हम सिंपल सा फॉर्मूला लिख सकते हैं, दैट इज डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। और दोनों वैल्यू हमको कंपेयर करनी होती है एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे अगर आप एक गैस की डेंसिटी को हाइड्रोजन की डेंसिटी से डिवाइड कर दो तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उसकी वेपर डेंसिटी। अब देखो वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हम यूज करते हैं डेंसिटी फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये फॉर्म मैंने आपको पढ़ाई तो नहीं है, अभी कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आप नहीं पढ़ी है तो बहुत आसान है। तो आपने लिखा है पीवी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन आर इंटू टी होता है। अब क्या करो, पीवी इज इक्वल्स टू, क्या मैं मोल्स को मास अपॉन मोलर मास लिख सकता हूं, इंटू क्या बनेगा, आर इंटू टी बनेगा। आप इस V को इधर ले आओ और इस M को इधर ले जाओ, तो बताओ ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन बनेगा PM इज इक्वल्स टू W बाय V इंटू आर टी। अब देखो W क्या है, मास, कौन सी यूनिट में, ग्राम। V क्या है, वॉल्यूम, कौन सी यूनिट में, लीटर। देखो मास अपॉन वॉल्यूम, ये चीज क्या बन जाएगी, ये चीज बन गई डेंसिटी, बन गया। तो यहां से हमारे पास आइडियल गैस का एक फॉर्म बना, PM इज इक्वल्स टू DRT। तो ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपके काम में आता है। जब आपको वॉल्यूम की जगह डेंसिटी दे देगा तो हम आइडियल गैस का डेंसिटी फॉर्म यूज करते हैं, PM इज इक्वल्स टू DRT। अब इस फॉर्म से हम लोग वेपर डेंसिटी का एक नया फॉर्म बनाने जा रहे हैं, हम यूज करेंगे। आप देखो सेम टेम्परेचर और प्रेशर है, यानी प्रेशर और टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर दिया है। अगर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है या सेम ही दोनों के लिए, तो आप यहां पे लिखो, अगर आप डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला लिखो तो आप क्या लिखोगे, P इंटू मोलर मास ऑफ गैस अपॉन R इंटू टी लिखेंगे। अगर मैं डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला लिखूं तो क्या बनेगा, प्रेशर सेम है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन R इंटू टी, है ना, दोनों के लिए प्रेशर टेम्परेचर तो सेम है ही।
दोनों को डिवाइड करो। जैसे आप दोनों को डिवाइड करोगे, देखो क्या होगा, जो आपका वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला है वो क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस। तो डेंसिटी ऑफ गैस को हम क्या लिख रहे हैं, प्रेशर इनटू मोलर मास ऑफ गैस अपॉन आरटी, अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम क्या लिख रहे हैं, प्रेशर इनटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन आर इनटू टी। देखो प्रेशर से प्रेशर कैंसिल, आरटी से आरटी कैंसिल होगा। तो वेपर डेंसिटी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन के। और ये तो गांव का बच्चा जानता है कि मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 2 जानता है ना। अगर आपको मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन पता है तो आप यहां से एक रिलेशन बना सकते हो कि मोलर मास ऑफ अ गैस इज 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक डेरिवेशन याद रहे ना रहे, आपको रिलेशन याद रहना चाहिए कि किसी भी गैस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो उसकी वेपर डेंसिटी का डबल है। यानी अगर आपको गैस की वेपर डेंसिटी पता है तो आप उसका मोलर मास निकाल सकते हो। अगर आपको गैस का मोलर मास पता है तो आप उससे उसकी वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। और कृपया ध्यान दें, वेपर डेंसिटी और डेंसिटी 2 अलग अलग टर्म्स हैं, इनको मिक्स ना करें। वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2, डेंसिटी इज पीएम अपॉन आरटी। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। चलो, तो ये हमने किसी भी गैस के लिए डिफाइन कर लिया, लेकिन हम तो यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, हम तो यहां पर एक गैसियस मिक्सचर पढ़ रहे हैं। तो अगर हम एक गैसियस मिक्सचर पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम इस फॉर्मूले को एक मिक्सचर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मिक्सचर में कन्वर्ट करें तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई मोलर मास ऑफ मिक्सचर जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर होगा। तो यहां से अपने थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं जिनमें आपको गैसियस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी दे देगा। यानी आपको मोलर मास पता है, और मोलर मास पता है तो आप उस गैसियस मिक्सचर का कॉम्पोजिशन कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, आओ देखते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर बेस्ड, वो कह रहा है कि द वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर containing NO2 and N2O4 is 27.6। कितना है, 27.6 बोल रहा है। द मोल फ्रैक्शन, सॉरी मोल परसेंट लिख लो, द मोल परसेंट ऑफ NO2 in the mixture will be। आपको इस मिक्सचर में NO2 का क्या बताना है, मोल फ्रैक्शन, सॉरी मोल परसेंट बताना है। मोल फ्रैक्शन तो आपने भी पढ़ा ही नहीं है, पढ़ेंगे जब बात करेंगे। तो आपको NO2 का यहां पर मोल परसेंट बताना है। चलो अब आप ये ट्राई करो, मैंने आपको रिलेशन सिखाया है, उसको आपको यूज करना है और मोल परसेंट कैलकुलेट करना है। लेट्स सी आप इसे कैलकुलेट कर पाते हो या नहीं। चलो, आपने कोशिश कर ली होगी, भरपूर कोशिश, और भरपूर कोशिश अगर सही गई है तो आपका आंसर आना चाहिए 80%। ठीक, अगर कोशिश नाकामयाब हो गई तो कोई बात नहीं, क्या बोलते हैं उसको, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। और क्या बोलते हैं, पता नहीं, मुश्किलों से डर के नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। चलो वापस कोशिश करते हैं। NO2 और N2O4, ये आपके पास एक मिक्सचर है। इस मिक्सचर की आपको वेपर डेंसिटी दी हुई है। देखो सबसे पहली चीज, अगर आपको मिक्सचर की वेपर डेंसिटी पता है तो आप मिक्सचर का एवरेज मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। जरा मल्टीप्लाई करें, 6 2 12, 55.2। मिक्सचर का एवरेज मोलर मास पता है कितना, 55.2। इन दोनों का मोल परसेंट निकालना है तो टोटल मोल्स कितना बनेंगे,
100, बस अब तो वही कहानी, ये x, तो ये हो गया 100 माइनस x। लगाओ m एवरेज का फॉर्मूला, तो 55.2 इक्वल टू क्या बनेगा, m1 इंटू n1, 46 इंटू x मोलर मास, प्लस इसका मोलर मास आएगा 92, वो तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे। तो 92 इंटू 100 माइनस x अपॉन टोटल मोल्स कितना हो गया 100। इसको आप सॉल्व करो तो आपको x की वैल्यू 80 मिल जाएगी। बस इसका मतलब NO2 कितना परसेंट, 80%, और N2O4 कितना होगा, वो होगा आपका 20%। तो ये थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो आपसे एक गैसियस मिक्सचर के m एवरेज की वैल्यू के ऊपर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो भी आप ध्यान रखना, ये भी आपके काम में आते रहते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पे दो तरह के एवरेज एटॉमिक मास या मॉलर मास देख लो कैलकुलेट करना सीखा है। एक हमने सीखा आइसोटोपिक मिक्सचर के लिए और एक हमने सीखा गैसियस मिक्सचर के लिए। दोनों का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम ही है, वहां M1A लिखा था, यहां M1N1 लिख दिया, तो फॉर्मूला दोनों के लिए एक ही है, बस डिफरेंस है गैसियस मिक्सचर में गैसेस प्रेजेंट होंगी, आइसोटोपिक मिक्सचर में आप आइसोटोप्स के मास नंबर को यूज करते हो और फॉर्मूला अप्लाई करोगे M1N1 प्लस M2N2 अपॉन N1 प्लस N2। इसको यूज करके आप अपना एवरेज मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ, यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट और होता है जो होता है डेंसिटी फॉर्म से। अभी अभी मैंने आपको डेंसिटी फॉर्म पढ़ाई ना, तो कभी कभी क्या होता है डेंसिटी देकर भी मिक्सचर का कॉम्पोजिशन पूछ लेता है। कैसे, तो आओ उसके लिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखो एक और टाइप इसी का, बस उसमें कुछ नहीं है, एक बार आप मोलर मास तक पहुंच गए फिर तो यही पिक्चर रिपीट करनी है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि द डेंसिटी ऑफ अ गैसियस मिक्सचर containing N2 and O2 at 1 atm and 300 Kelvin is 1.25 gram per liter. ठीक, but you have to calculate the molar composition of gaseous mixture। ठीक, तो छोटा सा क्वेश्चन है। अभी यहां पे क्या होता है ना, कुछ साइंटिस्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो अपने आप से ये मान लेते हैं कि यार डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर लिया हुआ है, डेंसिटी लिखा हुआ है, वेपर लिखना वो भूल गया होगा और वो इसी को वेपर डेंसिटी मान लेते हैं। कृपया आप ये गलती ना करें, गलती से भी ये गलती मत करना, मैंने पहले ही बोल दिया डेंसिटी और वेपर डेंसिटी दो अलग अलग टर्म है। अगर उसको वेपर डेंसिटी देनी है तो वो वेपर डेंसिटी साफ साफ लिख कर देगा। अगर उसने डेंसिटी दी है मतलब उसने डेंसिटी ही दी है, आपको अपना फोकट दिमाग नहीं लगाना है। आई बात समझ में? देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों में इतना ही डिफरेंस है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या दी थी, वेपर डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर। इस क्वेश्चन में आपको क्या दी है, डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर। तो जब डेंसिटी दी है तो आप सबसे पहले कैलकुलेट करोगे मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर यूजिंग Pm इज इक्वल्स टू DRT। तो आप लिखेंगे कि भाई M मिक्सचर जो है वो किसके इक्वल होगा, D मिक्सचर इंटू RT अपॉन P। ठीक, बताओ डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कितनी, 1.25 इंटू R की वैल्यू 0.0821 ग्राम पर लीटर में डेंसिटी है, इंटू टेम्परेचर 300 डिवाइड बाय प्रेशर 1। आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो M मिक्सचर की वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेटली 31 मिलेगी। एग्जैक्टली बताता हूं 30.7 आपको मिलेगा, आप वो कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन। एक बार M मिक्सचर आ गया तो फिर से वही कहानी, एक मिक्सचर है जिसमें N2 है उसमें O2 है, मिक्सचर का एवरेज मोलर मास 30.7 है।
आपको दोनों का मोल परसेंट निकालना है। तो टोटल मोल्स कितना, हाँ जी 100, ये कितना x, ये कितना 100 माइनस x। लगाओ फॉर्मूला m1 n1, तो 30.7 जो होगा किसके इक्वल होगा, m1 n1 28 इंटू x प्लस m2 n2 32 इंटू 100 माइनस x अपॉन टोटल कितना हो गया 100। अब इसे कितना आएगा वो मुझे याद नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करो 3070, यह आया 28x प्लस 3200 माइनस 32x, यहां से -4 बचेगा, -4 को इधर भेज दो, तो 4x इज इक्वल्स टू 3200 माइनस 3070, 4x इज इक्वल्स टू बन गया 130, x की वैल्यू आ गई 130/4, तो हो गया 4 3 जा 12, 4 2 जा 8.5%। यानी इस मिक्सचर में कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी, नहीं सही है। इस मिक्सचर में N2 कितनी है 32.7% और ऑक्सीजन कितनी होगी 100 माइनस 32.5%। तो ये अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपसे इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। अब आज के बाद कभी भी आपको एक गैसियस मिक्सचर दिखाई दे तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये M मिक्सचर आना चाहिए कि यार कहीं पर एवरेज मोलर मास तो काम नहीं आ रहा है। आगे चलकर ये आपके ऑलमोस्ट हर चैप्टर में काम में आने वाला है। ये आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम में काम में आएगा, ये आपके गैसियस स्टेट करके एक चैप्टर है, ये वहां पर भी आपके काम में आएगा। 12th क्लास में आप चैप्टर पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स, वहां पर भी आपके काम में आता है। तो बहुत जगह काम में आता है। एक और चैप्टर पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स, उसमें भी काम में आता है ना। तो बहुत सारे चैप्टर्स में काम में आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से इसको देखें, बहुत ध्यान से इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करें और ये समझ लो कभी भी कोई गैसियस मिक्सचर मिलता है तो वहां पर आपसे एवरेज मोलर मास को यूज करवाया जा सकता है। आप ये कॉपी करो, यहां पे अपना ये टॉपिक खत्म होता है। हमने दो तरह के एवरेज मोलर मास पढ़ लिए, एक आइसोटोपिक मिक्सचर के लिए और एक इस गैसियस मिक्सचर के लिए। अब आप इसे कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अब कैलकुलेशन से हटकर थोड़ा मैंने अपने बहुत सी चीजें कैलकुलेट करना सीख लिया है ना। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, बेसिक कैलकुलेशन हम लोगों ने सीख लिए। अब हम चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ लॉज पढ़ने जा रहे हैं जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो ये लॉज हमको सिखाते हैं कि कैसे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं ना, कैसे वो एटम्स आपस में रिएक्ट करके मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। वो हमको कौन सिखाता है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो यहां पे हम ओवरऑल 4 लॉ पढ़ने वाले हैं, ठीक, जिनमें सबसे पहला लॉ और सबसे सिंपल जो लॉ आता है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक, ये आप जानते होंगे अच्छी तरह से। ये लॉ क्या बोलता है कि ना तो आप मास को क्रिएट कर सकते हो, ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मास को सिर्फ आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। ये तो सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। इसको जब हम एक केमिकल रिएक्शन पे अप्लाई करें तो देखो केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, कुछ रिएक्टेंट्स, और ये रिएक्टेंट्स किसमें कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स, ठीक। तो ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि भाई आपने जितना टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स लिया था, रिएक्शन खत्म होने के बाद प्रोडक्ट्स का अगर आप टोटल मास ऐड करो तो वो दोनों क्या आएंगे, सेम। बस यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि एक गिवन केमिकल रिएक्शन में मास हमेशा क्या रहेगा, टोटल मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आपने 10 किलो लेकर स्टार्ट किया था किसी रिएक्शन को, तो फाइनल खत्म होने के बाद भी आपको प्रोडक्ट्स कितने मिलेंगे, 10 kg प्रोडक्ट ही मिलेगा, ठीक। तो सिंपल है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
तो टोटल मास remains conserved during a chemical reaction. मतलब यह है, that is आप बोलोगे total mass of reactants this should be equal to total mass of products. ठीक, तो रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास है वो प्रोडक्ट्स के टोटल मास के इक्वल होना चाहिए। बस यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, अब ये तो पहली चीज, ये हर केमिकल रिएक्शन पर वैलिड होता है एक्सेप्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं होता है। तो आप ध्यान रखना, नोट डाल के आप ये पॉइंट लिखें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास is not valid for nuclear reactions. ठीक, ये आपका लॉ जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, जब एक रिएक्टेंट किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो थोड़ा बहुत मास का लॉस हो जाता है। वो मास किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम लोग जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ते हैं या फिजिक्स में आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हो, वहां पर इस चीज को सीखते हो। एक टर्म होता है मास डिफेक्ट। हो सकता है आपने इसका नाम कभी सुना हो, नहीं भी सुना है तो चिंता करने की जरूरत नहीं। आप तो सिंपल याद रखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस एज सम मास may get converted into energy. ठीक, ये चीज ध्यान रखने के बाद बस अब सिंपल सा लॉ है। आप कोई भी रिएक्शन देख लो, जैसे H2 प्लस हाफ O2 आप बनाते हो H2, तो बैलेंस्ड रिएक्शन होनी चाहिए बस आपकी। आप देखो रिएक्टेंट्स का टोटल मास, तो यहां हाइड्रोजन का मास निकालो, 2 हाइड्रोजन 2 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन का मास निकालो 1/2 इंटू 32, तो ये 2 प्लस 16 कितना हो गया? 18 ग्राम। तो प्रोडक्ट साइड का मास भी कितना होना चाहिए? गिनो, 2 हाइड्रोजन 2 प्लस 1 ऑक्सीजन 16, मास कितना हो गया? 18 ग्राम। तो ये पहला लॉ जिसको हर केमिकल रिएक्शन फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Total mass of reactant will always be equal to total mass of products. कर सकते हैं, कॉपी करो। फिर मूव करते हैं सेकेंड लॉ की तरफ, जिसका नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो फिर देखें अपना सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये बड़ा आसान सा लॉ है, इसको भी आप जानते होंगे, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने ये लॉ पढ़ा या फिर सुना है ही। ये लॉ क्या बोलता है कि जब भी दो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर बनाते हैं H2, तो इस लॉ के हिसाब से ये अपने मास के फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। कौन से रेशियो में कंबाइन होते हैं? फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। जैसे H2 और O2 जब कंबाइन होकर H2O बनाएगा, तो हाइड्रोजन का मास कितना है? देखो यहां पर 2 ग्राम, ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 ग्राम। इनके मास का रेशियो हमेशा कितना आएगा? 1:8। तो ये लॉ क्या कहता है कि जब भी एक कंपाउंड बनता है वो हमेशा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। किससे बनता है? एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से। और ये एलिमेंट्स हमेशा अपने मास के एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ प्रिपरेशन। इसका मतलब क्या है? आप पानी कहीं से भी ले आओ, आप पानी एक टैप से लेकर आओ,
आप पानी किसी आरओ फिल्टर से लेकर आओ, आप पानी किसी रिवर से लेकर आओ, आप पानी किसी बहती हुई नाली से लेकर आओ, पानी पानी है। पानी का कोई भी सोर्स हो, हर सोर्स में पानी का, वाटर का जो मास रेशियो होगा हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, वो हमेशा कितना होगा? 1:8। अगर आप बनाओ SO2, तो SO2 जब बनेगा तो सल्फर और ऑक्सीजन हमेशा अपने मास के एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होंगे। सल्फर 32 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम, रेशियो कितना आया? 1:1। तो जब भी SO2 बनेगा सल्फर और ऑक्सीजन हमेशा 1:1 के रेशियो में कंबाइन होंगे। बस यही होता है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको आप पहले से ही जानते होंगे। ठीक, नहीं जानते हो तो भी मैंने कुछ स्किप नहीं किया है, बट मैं जानता हूं क्योंकि आप 8-9 क्लासेस में इस चीज को पढ़ चुके हो पहले ही। ठीक है, तो ये आपको आना जरूरी है। चलो लिखते हैं इसका स्टेटमेंट। तो क्या कहता है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन? ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ atoms combine in a fixed ratio of their masses. Atoms जो मैं लिख रहा हूं एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट्स ज्यादा अच्छा टर्म है। एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर masses टू फॉर्म कंपाउंड्स। पहली चीज। दूसरी चीज, एंड द रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ प्रिपरेशन, सोर्स ऑफ प्रिपरेशन। आप उस कंपाउंड को कहीं से भी ले आओ, कहीं से भी ले आओ, रेशियो सेम रहेगा, चाहे वो कंपाउंड कहीं से बनाओ। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं अगर CO2 के बारे में, तो CO2 जब बनता है तो कार्बन का 12 ग्राम और ऑक्सीजन का 32 ग्राम काम में आएगा। रेशियो कितना हो गया? 4 3 12 एंड 4 8 32, 3:8। अब ये CO2 कहीं से भी बने, चाहे ये CO2 कार्बन के जलने से बने, चाहे ये CO2 मीथेन के जलने से बने, या ये CO2 किसी और सोर्स से बने, कहीं से भी बने, जहां से भी बनेगी, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो हमेशा क्या होगा? फिक्स्ड होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकेंड लॉ कॉपी करो, फिर बढ़ते हैं अपने थर्ड और एक और इंपॉर्टेंट लॉ की तरफ, जिसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो देखते हैं अपना थर्ड और एक और इंपॉर्टेंट लॉ। देखो ये लॉ आपसे कोई लॉ का स्टेटमेंट नहीं पूछता है ना, आपको लॉ समझ में आना चाहिए, फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं कि 4 कंपाउंड दे देगा और पूछ लेगा बताओ ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहे हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लॉज क्या है। तो थर्ड है अपने पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक, तो ये क्या कहता है उसको समझाने के लिए पहले मुझे इसका स्टेटमेंट लिखना होगा। तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर एक एक पॉइंट से हम लोग समझेंगे कि लॉ आपको क्या समझाता है। ठीक, लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आप भी मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर दें। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन to form 2 or more products। ठीक, यहां पे क्या बोला कि 2 एलिमेंट्स कंबाइन होकर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक, then the masses of the same element
पहली चीज जिस पे आपको फोकस करना है, सेम एलिमेंट which combines with a fixed mass of other element, ठीक, with a fixed mass of other element will always be in a simple whole number ratio. तो ये इस लॉ का स्टेटमेंट, ठीक। अब समझते हैं स्टेटमेंट का मतलब। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि भाई जब भी दो एलिमेंट्स लाइक कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए, तो ये क्या क्या बनाते हैं, एक CO और एक CO2, ठीक। देन द मासेस ऑफ द सेम एलिमेंट, आप इनमें से कोई भी एक मास चूज कर लो, चाहे कार्बन चूज कर लो चाहे ऑक्सीजन। जैसे मैं कार्बन की बात कर लेता हूं, तो यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, ठीक। विच कंबाइंस विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, अदर एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन। फिक्स्ड मास का मतलब जितना कार्बन, मतलब जो कार्बन यहां पर ऑक्सीजन के जितने मास से कंबाइन हो रहा है उतना ही ऑक्सीजन का मास यहां होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, देखो यहां कार्बन कितना है 12 ग्राम और ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम, ठीक। यहां कार्बन कितना है 12 ग्राम और ऑक्सीजन कितना होगा 32 ग्राम। तो ये जो दूसरे एलिमेंट का मास है वो फिक्स्ड होना चाहिए, दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम। अब आप या तो 16 को 32 में कन्वर्ट कर लो या 32 को 16 में। आप क्या बोलोगे, 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 12 ग्राम कार्बन काम में आ रहा है। बताओ अगर ये 16 ग्राम होता तो कार्बन कितना काम में आता, 6 ग्राम आता ना। चलो तो यही बोल रहा है कि मासेस ऑफ द सेम एलिमेंट कौन, कार्बन। तो यहां कार्बन कितना काम में आ रहा है 12 ग्राम इस टू, यहां कार्बन कितना काम में आ रहा है 6 ग्राम, सॉरी हाँ ये 16 है, 6 ग्राम। तो रेशियो ऑफ masses of the same element which combines with a fixed mass of other element, other element कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यहां पर भी मास 16, यहां पर भी मास 16, तो ये रेशियो हमेशा एक होल नंबर रेशियो होगा। देखो कितना है रेशियो, 2:1। आ रहा है समझ में, अभी आएगा और एग्जांपल देखो। जैसे मैं अगला एग्जांपल लेता हूं, हम ले लेते हैं एग्जांपल, चलो कार्बन ऑक्सीजन में सल्फर का लेते हैं। सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर प्लस ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो एक बार बनाता है SO2, एक बार बनाता है SO3, ठीक। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन के लिए, यहां सल्फर कितना है 32 ग्राम, यहां पर भी सल्फर कितना है 32 ग्राम। देखो सल्फर का मास फिक्स्ड है। बात करते हैं ऑक्सीजन की, यहां ऑक्सीजन कितना काम में आ रहा है 32 ग्राम और यहां ऑक्सीजन कितना काम में आएगा 16 × 3 दैट इज 48 ग्राम। तो फिर से वही चीज, मासेस ऑफ द सेम एलिमेंट। अब सेम एलिमेंट हम लेकर चल रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास यहां 32 और ऑक्सीजन का मास यहां 48। जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कंबाइन हो, दूसरा एलिमेंट सल्फर है, यहां भी 32 यहां भी 32, तो ये जो नंबर होगा, ये जो रेशियो होगा वो हमेशा एक होल नंबर रेशियो होगा, है 16 × 2 = 32 एंड 16 × 3 = 48। ऑक्सीजन का मास SO2 में और SO3 में हमेशा क्या होगा, एक फिक्स्ड रेशियो में होगा। आई बात समझ में। एक और एग्जांपल देखो, जैसे हम लेते हैं एग्जांपल नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, लाइक NO2, N2O3, है ना। 3 का एग्जांपल लेता हूं, वैसे 4-5 तरह के ऑक्साइड बनाता है। चलो ऐसा करो सारे ही मैं कंसीडर कर लेता हूं, एक बार बस आप इसको कॉपी कर लो फटाफट से। तब देखो नाइट्रोजन के लिए देखते हैं इसी केस को, उसमें ना बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे, क्योंकि
उस आपको तो समझ में आना चाहिए, याद बात कुछ नहीं ना, रटना वटना नहीं है, समझो चीज को। N+O एक तो बना सकता है NO, एक ये बना सकता है N2O, एक ये बना सकता है NO2, एक ये बना सकता है N2O3, एक ये बना सकता है N2O5। इन सब में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है। कैसे? एक एलिमेंट फिक्स कर दो, मैं फिक्स करता हूं नाइट्रोजन को। अब फिक्स कर दिया तो नाइट्रोजन का सब जगह मास सेम होना चाहिए। यहां कितना है 14 ग्राम, खुद दिखने में दिक्कत आएगी। यह है 14 ग्राम, यहां भी कितना है, यहां पे देखो 28 ग्राम है ना, ध्यान देना। यहां कितना है 14 ग्राम, यहां भी कितना है 28 ग्राम, यहां भी कितना है 28 ग्राम। चलो ठीक है, 14 ग्राम के लिए ऑक्सीजन है 16 ग्राम, यहां 28 के लिए 16 ग्राम, यहां 14 के लिए है 32 ग्राम, यहां 28 के लिए है 48 ग्राम और यहां 28 के लिए है 80 ग्राम। ठीक, सबसे पहला काम आपको सब जगह नाइट्रोजन सेम कर लो, सब जगह 14 कर लो। चलो कर लेते हैं। 14 के लिए 16, तो यहां पर हम मासेस ऑफ ऑक्सीजन देख रहे हैं ना, मास ऑफ ऑक्सीजन। 14 ग्राम के लिए यहां तो आ गया 16, यहां 28 के लिए 16 है, बताओ 14 के लिए कितना होगा, 8 ग्राम होगा ना। यहां 14 के लिए 32 है, सही है। यहां 28 के लिए 48 है, बताओ 16 के लिए कितना होगा, हाँ वेरी गुड, कितना 24 ग्राम। यहां 28 के लिए 80 है, बताओ 14 के लिए कितना होगा, आधा हो जाएगा 40 ग्राम। अब लॉ क्या कहता है अपना, लॉ ये कहता है कि ऑक्सीजन का मास इन सारे कंपाउंड्स में एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होना चाहिए। तो अब इनका रेशियो निकालते हैं, 16:8 to 32 to 24:40। चलो इसको कैंसिल करते हैं 8 से, तो देखना 8 2 जा 16, 2:2, 8 2 जा 16 is 2, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24 and 8 5 जा 40। आगे ना होल नंबर रेशियो 2:1:4:3:5। बस यही होता है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पहली बात, लॉ क्या हुआ। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है कुछ ऐसे कि आपको एक क्वेश्चन देगा कि इनमें से कौन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, आपको ये बताना है सिर्फ। ठीक है, अभी बता देंगे, बट उससे पहले एक चीज आप ध्यान रखना, इसका एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है वो भी आप लिख लो नोट डाल के, कि फॉर दिस लॉ टू बी वैलिड, same isotope of the element should be used। अगर आपने दो अलग अलग आइसोटोप यूज कर लिए तो फिर ये वैलिड नहीं है। कैसे? जैसे मैं आपसे बोलूं CO और CO2, अब यहां C14 और यहां C12 आपने काम में ले लिया, तो अगर दो अलग अलग आइसोटोप है तो फिर हम इस पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये इसका लिमिटेशन है, ध्यान रखना, आइसोटोप्स अलग अलग नहीं होने चाहिए। फिर क्वेश्चन करने की एक ट्रिक है, जब भी आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देखना है तो ध्यान देना, एलिमेंट्स हमेशा दो ही होंगे। जैसे मैंने कहा था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दो एलिमेंट्स होंगे और इनके अलग अलग कंपाउंड होंगे, जैसे NO, NO2, N2O3। ठीक, अगर आपके पास तीन एलिमेंट हो गए, जैसे मैं पूछूं H2O, H2O2 और HCl, बताओ इन तीनों में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है क्या? तो आप बोलोगे नहीं है। क्यों? सिर्फ दो ही एलिमेंट होने चाहिए और उनके अलग अलग कंपाउंड, दो एलिमेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इन दोनों में वैलिड है। लेकिन यहां तो एलिमेंट ही क्या हो गया है, तीसरा आ गया ना क्लोरीन, तो फिर यहां पर वैलिड नहीं है ना। जैसे बोलूं SO2, SO3, H2S, बताओ क्या यहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है? तो आप मना कर दोगे। SO अगला कंपाउंड भी S और O से ही बनता, तो उसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड होता। आ रही ना कहानी समझ में? अब आप एक क्वेश्चन करोगे तो आपको ये और अच्छी तरह समझ में आएगा। आओ क्वेश्चन करते हैं।
देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई करना है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज वैलिड। ठीक, ऑप्शंस है आपके, ऑप्शन ए NaCl प्लस NaBr, NaCl एंड NaBr, ऑप्शन बी CO2 एंड CH4, ऑप्शन सी H2O एंड D2O, एंड ऑप्शन डी SO2 एंड SO3। हाँ बिल्कुल सही, आपका आंसर क्या है? आंसर है डी, है ना, आपको दिख गया होगा। वैसे ही दो एलिमेंट्स, दोनों ही क्या होने चाहिए? सेम। एलिमेंट्स डिफरेंट हुए तो ये लॉ वैलिड नहीं होगा। देखो NaCl NaBr वैलिड नहीं है, अगर यहां पर क्लोरीन के साथ ही कोई दूसरा कंपाउंड होता तो वैलिड होता। CO2 कार्बन ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन वैलिड नहीं है। H2O D2O एलिमेंट सेम है, लेकिन ये कौन है? उसका आइसोटोप। और मैंने आपको बताया अगर आइसोटोप डिफरेंट है तो भी आपका लॉ वैलिड नहीं है। तो ये लॉ कहां पर वैलिड है? SO2 और SO3 पर वैलिड है। तो ये वो आपका सिंपल सा लॉ, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आज हमने मेनली तीन लॉ कवर किए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और ये थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इनके स्टेटमेंट रटने मत बैठना, ठीक। मतलब आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। क्वेश्चन इस पर से पूछते हैं इस टाइप के कि इनमें से किसके ऊपर ये लॉ वैलिड होगा और किस पर नहीं होगा। तो इसको पता करने की मैंने आपको ट्रिक सिखा दी। अभी अपने पास दो लॉ और बचते हैं, एक रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का लॉ और दूसरा एवोगैड्रोस लॉ। तो वो लॉ हम लोग नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे। आज हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और कंटिन्यू करते हैं अपने अगले लॉस से। दो लॉ और पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और आगे कंटिन्यू करें।